नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और आज बात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की। यूसीसी पर उत्तराखंड के ड्राफ्ट की चर्चा हर तरफ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस मॉडल पर मसौदा तैयार कर सकती है और उम्मीद थी कि संसद के मानसून सत्र में ही इस पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद कम है क्योंकि लॉ कमीशन ने यूसीसी पर लोगों से जो राय मांगी थी उसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी गई है। अब तक 60 लाख ईमेल और चिट्ठियां कमीशन को मिल चुकी हैं। इनमें तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं और संस्थाओं से लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपनी राय भेजी है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि जब हक समान है तो फिर समान कानून से क्यों परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम संस्थाओं के नुमाइंदों से लेकर एआईएमआईएम के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आएगा तो इस्लाम और मुसलमान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ओवैसी के आरोप इससे भी कहीं आगे के हैं। असदुद्दीन ओवैसी का तो यह भी आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने और चुनाव जीतने के लिए यूसीसी जैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। खास बात यह है कि यूसीसी पर देश के राजनीतिक दल दो हिस्सों में बंटे हुए दिख रहे हैं। एक तो वो दल हैं जिनमें समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी है और दूसरी तरफ जिनमें बीजेपी से लेकर दोनों शिवसेना, एलजेपी और शिरोमणि अकाली दल जैसे दल हैं। तो वहीं कांग्रेस जैसे बड़े विरोधी दल अपना रुख अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो देश में मुस्लिमों की स्थिति खराब हो जाएगी। तो क्या वाकई कुछ ऐसा होने की आशंका है या फिर जानबूझकर यूसीसी पर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है और ड्राफ्ट के सामने आने से पहले ही आखिर विरोधी अपने अपने हिसाब से आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? क्या 2024 के चुनाव में यूसीसी बीजेपी के लिए गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है? ठोकेंगे ऐसे ही कई सवालों पर ताल, लेकिन पहले एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? निशाना तो प्रधानमंत्री का, बीजेपी आरएसएस का तो मुसलमान है। जब आरएसएस पिछले 50-60 साल से ये बात कह रही है, जनसंघ भी कहती रही, अब बीजेपी कह रही है हमेशा। तो इसमें हिंदू भी नुकसान उठाएगा, कस्टमरी लॉज खत्म हो जाएंगे, इसमें आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के भी नुकसान उठाएंगे, आम आदिवासी भी नुकसान उठाएगा, सिखों को नुकसान होगा, ईसाइयों को नुकसान होगा। देश का फायदा कुछ नहीं है इसमें। यही बात यूसीसी के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के आदिवासी लोगों के दरमियान में खड़े होकर कह दे। यही बात प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जाकर आदिवासियों के इलाके में खड़े होकर कहिए कि मैं यहां पर यूसीसी को लाऊंगा। देख लीजिए रिएक्शन क्या होगा। बुनियादी बात यह है कि भारत को आप होमोजेनियस कंट्री नहीं बना सकते। भारत एक मोज़ाइक की तरह है। भारत की ताकत, उसकी खूबसूरती, उसका प्लुरलिज्म है। जहां कहीं भी हिंदू कस्टम आता आपने एग्जम्पशन दे दिया, जहां कहीं भी हिंदू रीति रिवाज आ रही आपने एग्जम्पशन दे दिया। और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे कुरान में लिखा है, तो आप बोलते नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे। यूसीसी के बारे में जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा एक ऐसा वो था कि जिसमें लाखों लोगों से मुलाकात होती है। 4 करोड़ लोग चलते हैं, उनमें से बहुत से लोगों से मुलाकात पिछले 3 दिनों में हुई है। तो जहां किसी के मन में कोई डाउट है उसको दूर करने का प्रयास किया। आप बीजेपी के इस प्रोपेगेंडे का शिकार मत हो जाइए कि सिर्फ मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा। ये सबको तकलीफ में ला लेगा। तो वैसे कह रहे हैं कि ये तो सबको तकलीफ में लाने वाला कानून होने वाला है
और इसलिए वो सबको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए। दानिश कुरैशी हैं, नेता हैं AIMIM के। दानिश साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजीज खान हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजीज साहब आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी आपका। और राशिद शरीफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। राशिद साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दानिश कुरैशी साहब, सवाल इस बात को लेकर कि अभी ना ड्राफ्ट आया, ना किसी तरह की कोई और चर्चा की क्या होगा क्या नहीं होगा, इस कानून का हिस्सा कौन से रिचुअल हटेंगे, कौन सा आपका पर्सनल लॉ जाएगा, कौन सा बचेगा, इसके पहले ही इतना हाय तौबा मचा दिया गया कि नहीं, मुसलमानों को डराने के लिए, उनके बदले में वोट लेने के लिए ये तमाम कवायदें हो रही हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बात बिल्कुल सच कहा आपने कि सवाल तो यही है ना। आपने ये पूछा कि कौन सा रिचुअल जाएगा, कौन सा रह जाएगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि बाकी सारे रिलीजियस के जो कस्टमरी लॉ हैं उसमें आप कोई वो नहीं करना चाहते, लेकिन बाकी दूसरे रिलीजियस के मामले हैं उसमें आप कहीं ना कहीं एक तरीके से वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई उनको रिलीफ मिल जाएगा, इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो वो करने की कोशिश है, तो दरअसल सारा मामला तो आपको एक ही तरफ मुसलमानों के इर्द गिर्द दिखाई देता है, बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो क्या दिखाई देता? आपने क्या देखा, मुझे जरा समझाएंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी साउथ के अंदर में जो चीजें निकल के आ रही थी कि भाई वहां के जो कस्टमरीज लॉ हैं, नॉर्थ ईस्ट की अगर जो बात है तो वहां के जो कस्टमरीज लॉज हैं, अगर सिख समाज की बात आए तो उनके जो कस्टमरी लॉज हैं, गोवा की अगर बात की जाए तो वहां के जो कस्टमरी लॉज है, तो बाकी सारी चीजें नहीं है, सिर्फ 3-4 चीजों पे जो अभी तक मतलब उसी चीजों को फोकस करने की पूरी पॉलिसी बनाई जा रही है कि भाई यहाँ शादी का तरीका ये है, इतने सारे लोग इतने लोगों से शादी कर सकते हैं, उतने एक लोग। तो ये जो पूरा घुमाने की जो पूरी तरीका है UCC के नाम पे, इससे प्रॉब्लम है और वो रहेगा। नहीं, लेकिन दानिश कुरैशी, मैं अभी फिर ये कह रहा हूं कि अभी तो कुछ आया ही नहीं। अभी तो केवल ये बताया जा रहा है कि लॉ कमीशन के पास ईमेल पर ईमेल धड़ाधड़ गिरे जा रहे हैं। उसमें एक चिट्ठी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी पहुंची है 28 पेज की, और ऐसे तमाम सुझाव उनके पास आ रहे हैं। वो सबका सुझाव लेके, पहले आप लोगों की आपत्ति ये थी कि देखिए केंद्र सरकार किसी का सुझाव नहीं लेती, कृषि के कानून बना दिए। अब वो अगर सबके सुझाव ले रहे हैं लॉ कमीशन के द्वारा, तब भी आपको आपत्ति है कि ये क्यों माहौल बना रहे हैं? भाई आपसे पूछेंगे, सबकी राय आएगी, फिर मसौदा बनेगा। यही तो लोकतांत्रिक तरीका है। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि लोकतांत्रिक तरीके की जो बात है, तो हमारे जो रिचुअल्स हैं, आप रिलीजियसली जो पूरे मामले हैं, देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि रिलीजियस जो पूरा मामला है वो हर एक व्यक्ति का पर्सनल मामला है। आपका भी होगा, मेरा भी है, जो भी है, उसमें अगर इंटरवेंशन करने की बात करेंगे तो आप अगर UCC के ग्राउंड पे उसमें इंटरवेंशन करने की बात करेंगे तो हम उन कस्टम्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बताइए आप। जी विनोद बंसल आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, देखिए राम जी, मैं समझ में नहीं आता एक्चुअली ये UCC के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से अलगाववादी अड्डे चलाए जा रहे हैं, एजेंडा चलाया जा रहा है, उसको लेकर के बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। भाई जो बच्चा जन्मा नहीं, उसके पीछे आप खंजर लेकर के उसकी भ्रूण हत्या ऐसे करना चाह रहे हो जैसे कि सरतन से जुदा की गैंग भारत में घूमी थी। ये नहीं चलेगा भारत के अंदर। देखिए कानून का, मैं तो कहता हूं इनको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद देश के अंदर पहला एक कानून ऐसा बन रहा है जिस पर कि कानून जिसकी इजाजत देगा वो सब कुछ चलेगा और बाकी किसी का कुछ नहीं चलेगा। जी देश में कानून चलेगा और किसी का कुछ नहीं चलेगा। बंसल साहब, नहीं एक एक करके मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं राम जी, देखिए इनकी समस्या हो सकती है, मेरी भी कुछ समस्या हो सकती है, इसीलिए तो विधि आयोग ने कहा भाई अपनी अपनी समस्याएं बता दो, अपने अपने सुझाव बता दो। लेकिन ये सुझाव देने की बजाय अपना एजेंडा बता रहे हैं। इनको लोगों को, अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भड़काने, अलगाववादी सोच जबरदस्ती ठूंसने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इनकी मन में कोई चोर नहीं है तो आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो QR कोड जारी क्यों किया? और QR कोड के माध्यम से आप स्कैन करिए QR कोड को, स्कैन करते के साथ ही आप सीधा अपने मेल बॉक्स के ड्राफ्ट मेल में पहुंच जाएंगे। और आप ताज्जुब होगा आपको उस देख करके कि मेरी मेल बॉक्स को अपने आप स्कैन करती कैसे खुल गया, और उसके अंदर सारे विधि आयोग के और बाकी सब ईमेल आईडी आ गए, और उनका जो टाइप किया हुआ एजेंडा आ गया उसमें। आप कह रहे हैं वो कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, आप उसको सेंड करिए और सीधा विधि आयोग को पहुंच जाएगा। अरे भाई विधि आयोग ने मेरे सुझाव मांगे हैं,
कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सुझाव नहीं मांगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो तथाकथित बैरिस्टर साहब हैं, मैं कहता हूं बैरिस्टर साहब हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब क्यों ये खौफ फैला रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में? बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका हिंदू का क्या होगा, जैन का क्या होगा, आदिवासी क्या होगा। अरे इन सब चीजों की चिंता करने के बजाय आप लेटर लिखिए और आप मुझे बताइए कि मोदी जी की तरह उसकी डिग्री फर्जी समझते हैं क्या? अरे भाई नहीं, मोदी जी जैसी डिग्री नहीं है, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मोदी जी जैसी डिग्री नहीं है उनकी। एक बात समझ लीजिए, अरे मत मिलाओ यार, मोदी बिना डिग्री के इतना कुछ कर रहा है, उनकी आपकी डिग्री क्या काम आ रही है? मुझे बताइए, ये बैरिस्टर की डिग्री आ जाइए, आ जाइए, ये बैरिस्टर, ये जो खतरनाक बैरिस्टर है, ये बैरिस्टर नहीं है, बैरिस्टर के नाम पर धब्बा है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वरना मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अगर ये परिभाषा का बिलबिला जाते हैं जब इनके नहीं, तो ये भाषा में बात नहीं होगी ना। सच्चाई को साफ बताओ। आप बताइए, आपके पास फर्जी डिग्री है, मोदी जी की तरह बताइए। लग जाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये बैरिस्टर साहब नहीं, तो आप कुछ भी आर्टिकल 44 को तो इन्होंने साइड में लगा दिया, संविधान सभा की डिबेट को साइड में लगा दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उनके पास डिग्री है, वो लेके बैठ चुके हैं। आप देख लीजिए। अरे जो अधिकार मेरी बेटी को है, दानिश कुरैशी की बेटी को क्यों नहीं होना चाहिए बताओ ना? मैं कहता हूँ मेरी बेटी को जो अधिकार है, मेरे बच्चों को अधिकार है, वो दानिश कुरैशी के बच्चों को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये नहीं चाहते। मैं डॉक्टर अजीज खान को चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। एक मिनट विनोद बंसल साहब, डॉक्टर अजीज खान को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। अजीज खान साहब, बहुत सवाल सीधा है। आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को ये सरकार दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। विनोद बंसल कह रहे हैं कि नहीं, दोयम नहीं, जिस दर्जे के हिंदू हैं उसी दर्जे पे आप आ जाइए, माने के समान अधिकार ले लीजिए, समान कानून का पालन कीजिए। क्या आपत्ति है? इन्होंने देना नहीं है समान अधिकार। देखिए राम मोहन जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अननेसेसरी बहस से कोई फायदा नहीं है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं कि सबका जो कानून होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सबका एक जैसा होगा। वही तो बात हो रही है। लेकिन एक चीज आप देखें, अगर आप संविधान को देखें तो संविधान में कहा गया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी है। मैं जानना चाहता हूं, क्या जो आपने लॉ कमीशन की बात कही कि साहब वो रिपोर्ट को इकट्ठा कर रहा है, लोगों से राय ले रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ लॉ कमीशन राय ले रहा है, दूसरी तरफ माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब यूसीसी आना है। तो जब एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब यूसीसी लागू होना है, एक मिनट भाई, इनको विरोध मत करो आप बंसल जी, पूरी बात हो जाए, इसके बाद आपको मैंने समझने का मौका दूंगा। ठीक है, दानिश कुरैशी नहीं है, नॉर्मल रहिए। मैं कह रहा हूं, तो एक बात आप जानिए कि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं साहब लागू होना है, तो फिर लॉ कमीशन का जो राय है, जो उनको लोग दे रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर प्रधानमंत्री कैसे मतलब? अजीज खान साहब, मतलब ये है कि कैसा हो, नहीं मसौदा कैसा हो, आपकी इच्छा कैसी है? मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं, आप पूरी बात कही अपनी, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा तो आपने ये मतलब निकाला कि यूसीसी आएगा, बहुत ठीक निकाला। ये सरकार की राय है कि यूसीसी आना चाहिए, वो लेके आ रहे हैं। लॉ कमीशन का काम यह है कि वो राय लें कि मसौदा कैसा होना चाहिए और लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या राय है, वो ये इकट्ठा कर रहे हैं। करने दें, वही बात कह रहा हूं। तो राय लेने में जो स्टेट है उसके सीएम से, उसके मुख्यमंत्रियों से राय लिया गया। पहला सवाल, बहुत सारे ये स्टेट है यहाँ पे, क्या वहां के विपक्ष के नेताओं से राय लिया गया? नहीं लिया गया। क्या वो भी भेज सकते हैं लॉ कमीशन को? किसने रोका है? सर कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। राम मोहन जी, ये तरीका नहीं होता है। ठीक। क्या विपक्ष के जो दल है, सर्वदलीय बैठक हुई नहीं हुई, हम जानना चाहते हैं। क्या सब तानाशाही है? दूसरी बात, एक सेकंड सर बात नहीं सुनेंगे आप? एक मिनट सुनिए ना, हल्ला ना करिए आप। उसके बाद आप ही बोलिए, मुझे बोलने मत दीजिए। सुनिए आप, दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि साहब ये बार बार मुसलमानों की बात कह रहे हैं। हम साहब ये कह रहे खाली यूसीसी मुसलमानों के लिए है क्या? आप सिर्फ मुसलमानों की बात कौन कह रहा है? मुसलमानों की बात यूसीसी सभी धर्मों के लिए है, और अगर सभी धर्मों के लिए है तो सिर्फ शादी से क्यों जोड़ा जा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि अगर यूसीसी आप लाना चाहते हैं, आप लाइए, स्वागत करते हैं। आप पहले ड्राफ्ट तैयार करिए, आपका नियत क्या है, आपकी सोच क्या है? भैया जब ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ तो आपकी ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो अजीज खान क्या होगा? ठीक है बंसल साहब, ये क्या तरीका है? नो, ये तरीका नहीं है। आप ड्राफ्ट लाते नहीं है। 2019 में चुनाव था, 2018 में आपने यही सबूफा छोड़ा,
2024 में चुनाव है, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए यूसीसी होगा, खाली मुसलमानों के लिए नहीं होगा। मैं इस सवाल को लेके जाता हूं, आतिफ रशीद हमारे साथ जुड़े हैं, आप वोट लेना चाहते हैं, प्रेसिडेंट है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के, देश में बंटवारा करना चाहते हैं आप। आतिफ रशीद साहब, कैसे हो जाएगा जब स्वागत है आपका चर्चा में। डीके दुबे साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और आतिफ रशीद साहब, मैं सवाल ये लेकर आना चाहता हूं कि जब पूरे देश के लिए ये कानून आने वाला है जिसको लेकर चर्चा चल रही है, तो फिर सिर्फ कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग या AIMIM ही क्यों इस पर इतने मुखर होकर बोल रहे हैं? सीधे विरोध भी कर रहे हैं। राममोहन जी, मैं आपके सामने सारी बात रखना चाहता हूं, खुलकर करता हूं, लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा निवेदन है, सभी लोग संयम के साथ मेरी बात सुने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 तारीख को भोपाल में ये कहा कि एक परिवार के दो भाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता, इसलिए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अब मुझे आप जरा ये बता दीजिए, जो लोग ये आपत्ति कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है या आपत्ति करने वाले लोग कह रहे हैं? दरअसल क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को ये पता ही नहीं है। ऑब्जेक्शन करने वाले लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब, यहाँ पर हिंदुओं की संस्कृति अलग है और मुसलमानों की संस्कृति अलग है, क्रिश्चियंस की संस्कृति अलग है, सिखों की संस्कृति अलग है। तो उनको दरअसल ये पता नहीं है कि ये इट इज जस्ट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज नॉट यूनिफॉर्म कल्चरल कोड। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस तरीके के भी सवाल कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियनों का, हिंदुओं का, इनकी जो पूजा पद्धति है वो अलग अलग है। उनको फिर ये समझना चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। ये क्या है कि सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं करी है, सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है। मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी इस देश की संस्थाएं बैठी हैं, आप देखिए, एक मुसलमानों की एक तंजीम ने बाकायदा चिट्ठी लिखी कि हम किसी भी कीमत पे अपनी शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल मत कीजिए, आपसे किसने? आप आगे लिख रहे हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, हिंदुओं की पूजा पद्धति अलग है। उनको पता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड। जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़े, जिसको पूजा करनी है वो पूजा करे, जिसको गुरुद्वारे जाना है गुरुद्वारे जाए। ये तो देखिए, छोटे से 4-5 मुद्दे हैं। ये 4-5 मुद्दे क्या हैं? 4 शादियां, हलाला, 3 तलाक, बराबर। ये आप इसको मुसलमानों से काहे के लिए जोड़ रहे हैं? ये तो हिंदुस्तान की हर बेटी को 4 शादी से छुटकारा मिल जाए कि उसका पति आतिफ रशीद कह रहे हैं ये बेटियों के लिए है, लेकिन राशिद शरीफ इतनी आपत्ति क्यों? मैं आ रहा हूं अजीज खान, आपके पास लौट के आ रहा हूं। काउंटर करने का नहीं सर, मुझे मौका दें काउंटर करने का, आतिफ जी के काउंटर करने का प्लीज। राम जी राशिद भाई भी सक्षम है मेरे ख्याल से, राशिद शरीफ कर रहे हैं इस पे काउंटर। उसके बाद आप बात करें। अरे उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ खास नहीं बोला है। राशिद जी को कर लेने, फिर आपके पास आ जाऊंगा जी। नहीं, अभी जो बता रहे थे साहब, उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों के लिए नहीं है, फिर बात कर रहे हैं मुसलमानों की। शादी है, हलाला है, इस तरीके के ये जो 4-5 पॉइंट है, पहले आप है सो जरा ड्राफ्ट आने दीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, पहले ड्राफ्ट आने दीजिए। आज जो बात हो रही है, बीजेपी को मुसलमान शक की नजर से देखता है, बीजेपी को मुसलमान हमेशा मुसलमानों के खिलाफ देखता है। ये इस वजह से आज फिक्र हो रही, इस वजह से आज 1 मिनट सुनिए, जरा 1 मिनट सुनिए यार, पहले सुनिए, पहले ये जो मुद्दे जो अपन टीवी पे बैठ के इनका डर बीजेपी से है। ये वही कहानी है जो टाइम पर हुई थी राममोहन जी। तलाक के मुद्दे एक-एक करके इक्वल। अरे सुनिए सर, सुनिए, पहले आप लोग ड्राफ्ट आने दीजिए, जल्दबाजी किस बात की है? तो मैं कह रहा हूं जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? ड्राफ्ट आने दो, ड्राफ्ट में क्या है? ड्राफ्ट के बाद ड्राफ्ट क्या है? अभी बंसल जी बोल रहे थे, बड़ी उनकी बहुत जल्दबाजी है उनको मुसलमानों के खिलाफ बोलने की ना, बड़ी जल्दबाजी। शब्द बोला हो मैंने मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको के बारे में सोचो। मुझे मुसलमानों के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है यार। मैं कहता हूं जब मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है?
आप अपनी बेटियों के खिलाफ बोल रहे हो, आप अपनी महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हो, आप महिलाओं को इज्जत नहीं देना चाहते, आप बच्चों को अधिकार नहीं देना चाहते। तो मुझे बताइए करके सर विरोध कौन किसका कर रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। कभी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते। अरे भाई आपको भी इफेक्ट होने वाला है 100%, आपको भी इस पे इफेक्ट, हर एक को इफेक्ट होने वाला। पहले लीजिए आप कैसे इफेक्ट हुआ बताओ तो, सबर करो। अरे एक कोई प्रोविजन बताइए जो आपको बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस प्रोविजन से ये इफेक्ट होगा, ये अटैक होगा, ये चीजें छिन जाएंगी। कौन है भाई? मैं चैलेंज करता हूं, कौन बोलने वाले हमारे बैरिस्टर को, आपके सारे पैनलिस्ट को, कोई एक तो बता दे। कौन होते मेरी जान बोलने वाले बंसल जी? बताओ ना, कौन होते हमारे अरे कुछ तो बताओ, क्या क्या विरोध का एजेंडा है आपका? 29 सिर्फ विरोध आपका भाजपा से है। अरे भाजपा का विरोध करते रहो, लेकिन कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो समर्थन न करो। एजेंडा तो बताओ, बारे में सोचो, आप अपने बारे में सोचो यार, आप अपने बारे में हमारे बारे में तो सोचिए, हमारे तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, हम कह रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि है। आप बताइए आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या इस्लाम सर्वोपरि है? सोच के इससे पता लग जाएगा भी आप बात करते हैं। अरे बताओ ना, मुसलमान आप मुझे बताइए सर, आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या इस्लाम सर्वोपरि है? ऐसा बोल दिए ऐसा तो, अरे भाई समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई जाहिल नहीं है। वो जब बताओ ना, अगर समझदारी है तो कन्नी क्यों काट रहे हो बातों से? समझो, अगर आपके पास सत्य है तो छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? के बारे में बोल रहे हो। बताइए बैरिस्टर साहब को, अभी खाता नहीं है, किसके बारे में अभी सरकार को बोलिए खाता नहीं है, तो उसके बारे में बोल रहे हो। विरोध समर्थन का मतलब है आप क्यों को जारी कर रहे हो? अब मैं डीके दुबे साहब को मेन कराना चाहता हूं, प्लीज। देखना चाहिए कि आदमी क्या बोल रहा है, ये नहीं देखना कि वो मुसलमान है, ये नहीं देखना कि वो टोपी पहने वाला है, शेरवानी पहने वाला है। ठीक है, सबके बारे में बात कर। डीके दुबे साहब, फिर आप कहते हो हलाला की बात क्यों करते हो? एक सेकंड, विनोद बंसल जी, राशिद शरीफ, डीके दुबे साहब को मेन कराना चाहता हूं। दुबे साहब, सीधा सवाल यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि देखिए आर्टिकल 44 में तो जो लिखा वो ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन इसके आगे हमारे जो दूसरे संवैधानिक अधिकार हैं उनमें दखल देने की कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए की जाएगी। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 का उल्लंघन हो जाएगा। दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि आप हमारे पर्सनल लॉ जो शरीयत ने हमें दिए हैं वो छीन लेंगे, तो फिर क्या ये किसी मुस्लिम को मंजूर होना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पैनल पर जितने मुस्लिम भाई बैठे हैं उनमें से एक सज्जन ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं आपको बताऊं कि आप निकाह कैसे करते हैं ये इसमें सवाल ही नहीं है। आप निकाह इजाब कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, या ऐसे ही आप उनका सर्टिफिकेट बना देते हैं, आपका काजी बना देता है, ये सवाल ही नहीं है। आप अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं सवाल नहीं है, आप परमेश्वर को कैसे मानते हैं सवाल नहीं है, हम भगवान को कैसे मानते हैं सवाल ही नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपनी करिए। सो दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस लॉ। सवाल यह है कि वेन एवर देयर विल बी एन डिस्प्यूट, जब भी उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, जब किसी को ग्रीवांस होगी, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए? कानून तब आता है जिस समय दो लोगों के अधिकारों के बीच में झगड़ा होता है जी। अब इनके यहाँ, किसी के यहाँ भी, मेरे घर में मेरी और पत्नी का नहीं बने और हम कोर्ट में ना जाना चाहें, तो किसने कहा है? कानून रखा है, लेकिन किसने कहा है उसको जाना है? कौन उसको जबरदस्ती इंप्लीमेंट करवाने वाला है? भाई, आपके घर की प्रैक्टिस, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस, आपकी कल्चरल प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब एक पुरुष एक महिला के अधिकारों में इक्वलिटी नहीं होगी और ग्रीवांस मांगने जाती है और ये कहती है सरकार, आप सरकार हैं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे रेमेडी दीजिए, तो फिर आप बताओ रेमेडी आपके पास कहां है? तो रेमेडी तो कानून सरकार को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। बाकी आप क्या करते हैं, आपका काजी क्या करता है, आपका मुल्ला क्या करता है, आपकी नमाज कैसे होती है, आपकी अजान कैसे होती है, क्या सवाल है इसमें? So religious right, religious practice is a different thing. This is the question of law. ये कानून का सवाल है कि मेरे साथ इंजस्टिस होती है तो मैं कहां जाऊं? ठीक है, डॉक्टर अजीज खान को मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। जी जी, अजीज खान साहब, सवाल इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अदालत में अपनी बात रख दे और उसको लेकर कोई उसके पास नियम कायदा होना चाहिए। देखिए राममोहन जी, यही मैं कह रहा हूं, डीके दुबे जी आज बहुत शानदार बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी लाऊंगा, लेकिन आप लाएंगे कैसे?
उसका ड्राफ्ट आप तक तैयार नहीं किया। आप 6 महीने से लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ आपस में ध्रुवीकरण और खासतौर से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, खाली ये यूसीसी मुसलमानों के लिए है क्या? खाली ये हलाला के लिए है, 4 निकाह के लिए है, उसके बाद ये तलाक के लिए है, इसी के लिए है क्या? यूनिफॉर्मिटी है तमाम चीजों के लिए, और उसमें कई कौम शामिल होंगे, पूरा देश शामिल होगा। हम जानना चाहते हैं उसके लिए, उस यूनिफॉर्मिटी के लिए आप कौन सा कानून लाना चाहते हैं? पहले आप उसका ड्राफ्ट तैयार करिए। आपके पास ड्राफ्ट नहीं है तो फिर आपका ऑब्जेक्शन क्या है? फिर ड्राफ्ट नहीं है तो खान साहब, जो ड्राफ्ट नहीं है तो आपका ऑब्जेक्शन क्या है? फिर मेरी समझ नहीं आया। लगता है अजीज खान राम जी का करेक्शन थोड़ा सा टूटा। हाँ विनोद राम जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पैनलिस्ट क्या चाहते हैं आखिरकार। ये कहते हैं ड्राफ्ट है नहीं, सरकार से कह रहा है ड्राफ्ट लाओ, और ड्राफ्ट अगर ले आते तो कहते हैं कि आपने पूछा नहीं, किसी से बताया नहीं। आखिरकार लॉ कमीशन ने पहली बार, मैं कहता हूं, इतनी बड़ी एक मुहिम ली है, जो कि देश के स्वाधीनता के बाद में बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है जहां आपके लॉ कमीशन ने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सरकार ने लॉ कमीशन को आगे करके और उनसे व्यू पॉइंट दिए हों। अभी तो व्यू पॉइंट ले रहे हैं ना जी, कि समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं। आप बताइए कैसी होनी चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या प्रोविजन होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक वो इंग्लैंड से आए वो बैरिस्टर साहब जो है ना जी, कानून की सारी की धज्जियां उड़ा करके और वो संविधान को फेस फाड़ करके और एक संविधान के अनुच्छेद 44 को साइड में करके अब वो जिहादी एजेंडा चला रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं जैन समाज का क्या होगा, और आदिवासी का क्या होगा, और फलाने का क्या होगा, फलाने का। अरे भाई, सारी चीजों की चिंता नहीं करना, आपने तो ड्राफ्ट भेज दिया, बहुत ठीक है। तो ये जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। क्या जहर घोलने का काम ये बैरिस्टर साहब नहीं कर रहे क्या? क्या इन पार्टी और इस तरह की जुड़ी हुई पार्टियां वो नहीं कर रही क्या? समान नागरिक संहिता देश के लोगों को समान अधिकारों की बात है। रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, बात मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी सर, कनेक्शन चला गया था। अब सवाल सुनिए, सबसे पहले तो सुनिए जी, राम मोहन जी, सबसे पहली बात यह है कि देखिए बंसल साहब जो है ना, दरअसल उनकी परेशानी क्या है कि उनको पर्सनल, मुझे लगता है बैरिस्टर साहब से परेशानी है। देखिए उनको ये समझने की जरूरत है कि आप अपनी परेशानी बताइए। हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अरे देखिए बीच में इंटरप्ट मत करिए। हम बोल रहे, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना। आप जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं मेरी परेशानी, जब मेरा नाम लोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना यार। मैं कहता हूं मेरी परेशानी नहीं है, आपकी परेशानी क्या? वो अरे अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि यूसीसी की आपकी बात कर रहे हैं। अभी को पैनलिस्ट जो थे वो पसमानदा के ऊपर बात कर रहे थे। मैं खुद भी पसमानदा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, दानिश कुरैशी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। 1950 से लेकर मेरा हक वायलेट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेहरू की सरकार से लेकर मोदी जी की सरकार ने आज तक, अभी तक भी पसमानदा की बातें करते हैं, लेकिन पसमानदा को हक हुकूक नहीं मिला। उनका पॉलिटिकल, सुनिए क्या, कौन सा हक? अरे आर्टिकल, अरे जो हमारा रिलीजियस राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो क्या कहते हैं इसको, नहीं मैं बताऊं, सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? कौन सा हक बताएं? अरे हमारा जो एससी राइट छीन लिया गया, एससी राइट जो छीन लिया गया, एक मिनट, आपका कौन सा राइट छीन लिया गया? एक मिनट बताओ। क्यों नहीं पसमानदा मुसलमानों का राइट छीना गया? क्या राइट छीना गया? मुसलमानों का एससी राइट नहीं छीना गया। मुस्लिमों में दलित होते हैं क्या? क्यों? आर्टिकल 341 एससी की परिभाषा क्या है? मुसलमानों के हक कैसे चले गए उसमें? ये बताइए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा क्या है? कमाल है यार। हाँ, भाई हिंदुओं में खामियां थी, शेड्यूल कास्ट के अंदर में आर्टिकल 341 में छुआछूत की दिक्कत थी, इसके आधार पर उनको आरक्षण मिला था। क्या ये बताएंगे कि इस्लाम में दानिश कुरैशी अछूत है? धर्म के आधार के, सुनिए, दानिश कुरैशी बताएंगे कि वो अछूत है इस्लाम में? आधार पर मुसलमानों के वहां क्यों छूने गए? आपका पानी उच्च वर्ग के मुसलमान नहीं पीते हैं क्या? आपके हाथ का पानी? ये हिंदुस्तान वाले कुरैशी सुनिए, एक मिनट ये कह रहा हूं, तो फिर बताइए, दानिश कुरैशी का पानी नहीं पीते हैं क्या? उनका आपके हाथ का पानी उच्च वर्ग के मुसलमान? 1950 सुनिए, 1950 में सुनिए, 1950 में नोटिफिकेशन क्यों लागू किया गया? और आज मोदी सरकार उस पर क्यों बहाल नहीं करना चाहती? बोलिए आप उस पे।
आप धार्मिक आधार पर आरक्षण चाहते हैं। आर्टिकल 341 में जो 1950 का जो नोटिफिकेशन लगाया गया, नेहरू सरकार ने लगाया, सुनिए, नेहरू जी की सरकार ने जो राममोहन जी, वो आज तक मोदी सरकार में तक चले जाएंगे। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लंदन, हिंदुस्तान, सब। ठीक है, एक मिनट बंसल साहब, यूनिफॉर्म फिर आपको लगाने की क्या जरूरत है? और अगर मुसलमान को उसमें से एक्सक्लूड करना है, फिर आप यूसीसी की कैसे बात कर रहे हैं? बताइए, क्या आप अपनी बेटी के जो शौहर हैं उसकी इजाजत देंगे? क्या आप हलाला के समर्थक हैं? सुनिए, आप बताइए, आप हलाला के समर्थक हैं क्या? जो हुकूक है आप बताइए, आप 4 शादियां स्वीकार बताइए, पसमानदा मुसलमानों के जो हुकूक आप बताइए, आप अपने जीजा के लिए 4 शादी स्वीकार करेंगे? आप बताइए, एक मिनट देखिए, आरक्षण का मसला जहां तक है, आपको अगर उस पर बात करनी है तो वो अलग है। आप जो तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, उसमें क्या इलीट मुस्लिमों का अलग रख रहे हैं क्या? मेरा हक नहीं है। उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं कि अपने ओबीसी और एससी होने के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं? और एससी होने का पैमाना क्या है, कम से कम ये तो जान लीजिए। किसी नेता ने कहा एससी होने का पैमाना क्या तय हुआ था संविधान में, कम से कम ये तो जान लीजिए। मैं तो राममोहन जी, ठीक है, एक मेरा सुझाव दीजिए। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन क्यों लागू करना पड़ा, ये बताइए। उसमें मुसलमान है, क्या कहता है, ईसाइयों को एक्सक्लूड क्यों करना पड़ा, ये बताइए आप। मैं इसीलिए तो दानिश कुरैशी पूछ रहा हूँ, आप कह दीजिए ना कि आपके हाथ का पानी नहीं पीते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पीते हैं कि नहीं पीते? जब है ही नहीं वो वर्गीकरण ही नहीं है जिस वर्गीकरण के आधार पे एससी तय हुए और एसटी तय हुए। सुनिए, अरे सुनिए, अरे आगे तो सुनिए, राम मोहन जी सुनते नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे ये बताइए, बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे हाथ के पानी छूते हैं या नहीं छूते, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन अगर हमारी कम्युनिटी को मिलता तो आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे वही तो मैं कहना चाहता हूं दानिश कुरैशी साहब। अब इस बात को समझिए, आपकी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन चाहिए, देखिए रिजर्वेशन चाहिए तो रिजर्वेशन के नियम है, कायदे हैं, व्यवस्था है। जिनके आतिफ रशीद को इन कराइए। उसी का तो वायलेट किया गया 1950 में, उसी का वायलेट किया गया 1950 में, उसी का वायलेट किया गया ना। बताइए नेहरू जी ने क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई है? एक एक करके देखिए, क्लियर नहीं हो पा रही बात, प्लीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात नहीं करेंगे, आतिफ रशीद साहब, ये इधर उधर की बात करेंगे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये इधर कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। जी आतिफ रशीद, लेकिन समस्या ये है सरकार, इधर उधर की बात घुमाते रहेंगे राममोहन जी। समस्या ये है आतिफ रशीद साहब सरकार की कि बात असल में अगर उधर से ऐसी हो रही है तो यहां से भी तो स्पष्टता नहीं जा रही ना कि ड्राफ्ट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। स्पष्टता है। देखिए राममोहन जी देखिए, मैं आपके सामने ये बात कहना कि इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक शादी के मैटर से, प्रॉपर्टी के मैटर से, तलाक के मैटर से है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बहन बेटियों के बराबरी के हकूक का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब जब आप बात आते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम लोगों के कल्चर अलग हैं, तो ये इट इज नॉट यूनिफॉर्म कल्चरल कोड। आप जिसको टोपी लगानी है टोपी पहने, जिसको तिलक लगाना है तिलक लगाए, ये क्या समस्या है? इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक और बात करता हूं इससे आगे की, 4 शादियां कितनी प्रैक्टिसिंग है? जो 4 शादी की बात कर रहे हैं, देखिए इंटरफियर तो हुए हैं, आप देखिए बीच में आप गैर जरूरी बात को लेकर आ रहे हैं। आप इस्लाम को सिर्फ 4 शादी और देश में रिलीजियस मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकते, ऐसा कोई वैधानिक व्यवस्था है क्या? भाई हिंदू कोड भी यहीं पे बना और उसमें जितनी खामियां थी हिंदू समाज में उनको लेकर तत्कालीन उस समय पे जो जिसको कहिए कि कट्टरपंथी थे उन्होंने विरोध भी जताया उस बात का, लेकिन हिंदू कोड लागू हुआ और उसको सबने माना और उसको कानून के रूप में अभी भी अख्तियार है कि लोग अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं उन व्यवस्थाओं को। और आदमी हिंदू समाज से कभी इसका विरोध नहीं कर रहा।
हम कह रहे हैं कि वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे वो हिंदू समाज में भी अप्लाई होगा, बिल्कुल पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन हमने तो विरोध नहीं किया। तो जो सामाजिक रूप से आपको कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, सिखों की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सिखों की डॉक्टर अजीज खान करेंगे, आदिवासियों की प्रॉब्लम की बात आदिवासी करेंगे, आप अपनी बात करिए। डॉक्टर अजीज खान इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अजीज खान साहब बोलिए। तो रिफॉर्म्स की बात करिए, क्या दिक्कत है आपको इसमें, क्या प्रॉब्लम है? अरे कुरैशी साहब स्क्रीन लेके नहीं देख पा रहे हैं कुछ भी। अजीज खान साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। पे न जाके लॉ कमीशन ठीक एक मिनट रशीद साहब, आप लॉ कमीशन साहब प्लीज, तो दे नहीं रहे। आपकी बात आ गई है, डॉक्टर अजीज खान को बोलने दीजिए प्लीज। खान साहब। सर देखिए राम मोहन जी, मुझे 2-3 बातें रखनी है, बट प्लीज सुन लीजिए गंभीरता से। हाँ सुनाइए। देखिए अभी आतिफ साहब को मैं सुन रहा था, ये कह रहे साहब हलाला की बात होगी, 4 शादी की बात होगी, 3 तलाक की बात होगी। मैं देखना चाह रहा हूं यहाँ 4-5 मुसलमान बैठे हैं, इसमें कितने लोगों ने 4 शादी कर रखी है? पहला सवाल। कितने लोगों ने तलाक दिया है? देखिए आप अननेसेसरी बहस कर रहे हैं हलाला, तलाक, शादी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए 2018 में भी लॉ कमीशन पर इसी तरीके से कहा गया था कि साहब रिपोर्ट लाइए, सबमिट करिए। 2019 में चुनाव था, क्या कहा लॉ कमीशन ने? अभी लागू करने की जरूरत नहीं है। अब 24 में चुनाव आ गया साहब, 23 में यही हो गया, फिर वही रिपोर्ट। हम जानना चाहते हैं अगर आप वाकई में गंभीर हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्मिटी हो, तो आप साहब ड्राफ्ट तैयार करिए, राय मशवरा लीजिए, स्टेट से राय मशवरा। अच्छा डॉक्टर अजीज खान, बस विनोद बंसल आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक बात डॉक्टर अजीज खान, आपका पॉइंट क्लियर है, मशवरा ही तो मांग रहा है। तरीके से रहिए आतिफ साहब, तरीके से। पहली बार आए हो डिबेट में, क्या सुनिए पहले पूरी बात। तमीज नहीं है कैसे बात किया जाता है। आराम से, मैं कह रहा हूं पहले आप ड्राफ्ट लाइए जी, उसके बाद तय करिए कि क्या करना है। मास्टर हैं क्या? क्लास में बैठे हैं क्या? आप क्लास में बैठे हैं क्या जी साहब? पढ़ाने बैठे हैं क्या? टीचर समझे हैं, जो बोलेंगे वो सुनते रहेंगे आपका? आप पहली बार आए हैं क्या? ये मास्टरी यहाँ मत करिए आप, मास्टरी करिएगा कहीं पर। आपसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ अजीज खान के कमेंट पर, ठीक है? तो बहुत बड़े एम्बेसडर हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए क्या? आतिफ साहब, क्या समझ रहे हैं? अजीज साहब आपस में मत उलझिए, इंटरप्ट करते हो, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता, भूल रहे हैं सरकार चोरी पे सख्त कानून बना दे, लिमिट में तो उसको क्या तकलीफ है भाई? आप लिमिट पर बात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करना नहीं चाहता, सरकार अपराध पे कानून बना दे, उसको क्या तकलीफ है भाई? आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा शादी नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, तो तकलीफ खाली इधर ही क्यों हो रही है? आपका नाम लिया जाए। अभी कह रहे हैं कि 3 मुसलमान बैठे हैं और तीनों की 4 शादी नहीं है, तो आखिरकार ये कानून क्यों? अगर भाई जब आप मेरा 4 शादी करता ही नहीं, तो 4 शादी के कानून के डर क्यों? अगर उसको कोई पेनल प्रोविजन बन जाए तो आपको डर किस बात का भाई? मैं कहता हूं जब आप कह रहे हो हम हलाला करते ही नहीं है, तो हलाला का डर क्यों? अब आप कहते हैं हम 3 तलाक करते ही नहीं है, तो आपको डर किस बात का? मैं कहता हूं अगर महिलाओं को अधिकार देने की बात आ रही है और आप कहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देते हैं, तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? भाई समानता की जब बात आती है तो जो असमानता फैलाने वाले लोग हैं, जो विभेद फैलाने वाले लोग हैं, जो अतिवाद और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं, उनकी बिलबिलाहट सामने नजर आती है। मुझे समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी अपना फ्रंट क्यों नहीं क्लियर कर रही? आप बताइए ना, ड्राफ्ट की जब बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं सरकार को लिखिए ना। आपने क्या प्रधानमंत्री को पत्र लिखा समाजवादी पार्टी ने, क्या साहब आप ड्राफ्ट लाइए, या आपने कोई ड्राफ्ट बना के दिया प्रधानमंत्री को जो विधि आयोग पूछ रहा है? ये नहीं बोलेंगे, नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये विरोध किस बात का? मुझे एक तो लॉजिक उत्तर दे रहे हैं, क्या हम इसमें से विरोध कर रहे हैं? वो दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। अजीज खान बोलिए। देखिए मैंने कहा राम मोहन जी, एक बात है बहुत स्पष्ट है कि यूसीसी आप लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, ये सवाल नहीं है। और यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को मना जोड़ा जाए, मेरा क्या मानना है यूसीसी सभी के लिए है। आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हमारा मकसद है यूसीसी लाइए, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब शामिल होगा और सबसे राय लीजिए, उसके बाद कानून बनाइए। आप हलाला, 4 शादी, निकाह, किसी को सिर्फ क्यों ले रहे हैं आप? यूसीसी में 4 बातें होंगी केवल, क्या यूसीसी में केवल 4 बातें होंगी और चीजें नहीं होंगी? इसमें क्या होंगी? सारी चीजें। आप आर्थिक आधार पे क्यों नहीं ला रहे हैं यूसीसी? आप सामाजिक आधार पे यूसीसी क्यों नहीं ला रहे हैं? आप लाइए बेशक, लेकिन आप ड्राफ्ट तैयार करिए, आपकी मंशा क्लियर हो, क्योंकि आपकी नियत ठीक नहीं है।
क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं इस मुल्क में ध्रुवीकरण हो, आपस में बंटवारा हो, भाई को भाई से जुदा कर दो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दो। मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो इस बात का डिस्कशन होता है। मैं कहता हूं जब रामनवमी की बात आ रही थी, यही कांग्रेस और यही समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी सुनवाई की जरूरत क्या है? लोग आगे इलेक्शन प्रभावित होंगे। अरे भाई इलेक्शन आते रहेंगे, ड्राफ्ट आया नहीं है, आप पहले बोलना शुरू कर दिए कि ये मुसलमानों का विरोधी है। अरे ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद बात करिएगा। आप लोगों ने इसे मुद्दा बनाया है, आप लोग इसको कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। बताइए कहां पर सरकार ने कहा है, सरकार के कौन से नुमाइंदे ने कहा है? बताइए। लॉ कमीशन से अगर आपसे सुझाव मांग लिए तो मुस्लिम विरोधी, सुझाव ना मांगे, बिना सुझाव के अगर ये लॉ कमीशन कोई ड्राफ्ट तैयार कर दे तो मुस्लिम विरोधी। अरे ना निगले बनती ना उगलते बनती, चाहते क्या हो आखिर? अजीज खान साहब। सर अब सुन लीजिए गंभीरता से, डिबेट की शुरुआत से ही अभी यही राशिद साहब बार बार कह रहे साहब हलाला, 4 शादी 3 तलाक का मसला बहुत विचित्र है, ये हल होगा। आप एक बात आप खुद बताइए, आपने पूरे डिबेट में सिर्फ 4 मुद्दों को रखा है। मैं कहना चाहता हूं इसका मतलब आपकी नीयत खराब है, आपकी सोच कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता है, कहीं ना कहीं आप यूनिफॉर्मिटी नहीं लाना चाहते, आप किसी पर्टिकुलर कौम को टारगेट करना चाहते हैं। ये हलाला की बात तो आप ड्राफ्ट लाइए और इस मुल्क में जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए ना समाजवादी पार्टी है जिसका यूनिफॉर्म सिविल हलाला रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल तलाक रहनी चाहिए, तभी तो इस पर शादी के मैटर पर बात होगी। आप बताइए ना, तलाक के अपने एजेंडा को नहीं कुछ संपत्ति होते हैं, सिविल समझते क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर अलग होते हैं, सिविल मैटर अलग होते हैं। जैसे इंडियन सिविल कोड, सिविल कोड, ठीक है, सिविल कोड। मैं डीके दुबे साहब को कहना चाहता हूँ, एक मिनट। आपके पास ड्राफ्ट आ गया क्या? 4 शादी और हलाला में सिविल मैटर, ठीक है, दोनों तरफ से दिक्कत है। सारी चीजें तो आएंगी, इतना तो समझना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा लिखे लोग आतिफ जी, 3 तलाक के कानून बन चुका है, पहले से अलगाववाद की राह पर मुस्लिम यूथ चल पड़े हैं। अब वो नहीं मुद्दा रह गया। ठीक है, डीके दुबे को इन कराना चाहता हूँ। एक सेकेंड, बस मैं डीके दुबे साहब को इन कराना चाहता हूँ। और उसमें हिंदू मुसलमान सब सफर है। ठीक है, डीके दुबे जी, डीके दुबे साहब, अजीज खान साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर स्पेसिफिक 4 बातें बताई जा रही हैं। क्या इतना छोटा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि उसमें केवल ये 4 छोटी छोटी बातें आएंगी, इसके बाद कुछ नहीं आएगा? डीके दुबे साहब, देखिए होता क्या है कि एक मेंटल सिचुएशन है कि भाई इक्वलिटी अगर आएगी तो सबसे ज्यादा अनइक्वल कहां पर है? जहां पर सबसे ज्यादा अनइक्वल होगा वो सबसे पहले चिल्लाएगा, क्योंकि वो इक्वलिटी की तरफ जब जाने की बात आएगी तो वो कहेगा सबसे पहले फंसेंगे हम भैया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, बोले फंसेगा कौन इसमें? तो बोले फंसेंगे हम, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमको विरोध है और कोई बात नहीं है। जब उसमें कोई रिलीजियस बात कही ही नहीं गई है, नॉन रिलीजियस कोड आना है, तो रिलीजियस थॉट क्यों आ रहा है? आतिफ साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म कल्चरल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जिसको हलाला करवाना है वो करवाए, किसी को समस्या नहीं, लेकिन जिसको नहीं करवाना उसकी रेमेडी क्या है? जिसको 4 निकाह करना है वो कर रहा है, जिसको दूसरा निकाह पर समस्या है पहली बीबी को, वो कहां जाए ये तो बताओ? वो तो जाएगी कोर्ट, वो तो सरकार से कहेगी अब हमें इंसाफ दीजिए। मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मेरी लाइफ का क्या? मेरी लाइफ तो फंस गई। तो उस समय आप जब तक कोई उसको रेमेडी नहीं देंगे तब तक कैसे सोल्यूशन निकलेगा? तो आप जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मानना सिर्फ एक बात है कि साहब हमें रेमेडी देनी ही नहीं है, हमारा जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, इक्वलिटी देनी ही नहीं है। जब हमें इक्वलिटी देनी ही नहीं है तो इक्वलिटी की बात क्यों करनी? विरोध शुरू से कर दो तो इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे साथ समस्या है और बाकी इक्वलिटी समहाउ 19-20 इक्वलिटी है और वो मेन स्ट्रीम में चल रहा है, हम नहीं चल रहे हैं, इसलिए साहब हमारे ऊपर बात करेगी, हमारे ऊपर समस्या आएगी, इसलिए हम करना। क्या ये इक्वलिटी नहीं देने की मानसिकता है जो कह रहे हैं डीके दुबे जी? सर मुझसे सवाल है राशिद शरीफ जी से। हेलो
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात है, बिल्कुल सही है। देखिए अब इनके जो आज तक जो देखने में आए ये 9-10 साल इनके सिर्फ और सिर्फ जितने प्रोग्राम हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखिए 370 हटाया गया, आज कश्मीर में 1 साल तक है सो कर्फ्यू लगा के इंटरनेट सर्विस खत्म करके इतना जुल्म ज्यादती हुई। आज ट्रिपल तलाक को किस तरीके से ले आया है, तो इस तरीके से कई मिसाल हमारे पास है, कई मॉब लिंचिंग की मिसालात हमारे पास है, कई इस तरीके के जो आज मुसलमानों की जो बीजेपी के बारे में जो सोच है, आज उनकी जो गवर्नमेंट, सुनिए साहब, उनकी जो गवर्नमेंट जो यूसीसी लेके आ रही है, आज हर एक जना ड्राफ्ट, मैं भी बोल रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ड्राफ्ट आने दीजिए। देखिए मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट आने दो, मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजीज खान साहब को बोलिए आने दीजिए, पहले आने दीजिए। आज बंसल साहब से पूछना चाहता हूँ, बंसल साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या शरिया में ये मदाखिलत है? नहीं, ये शरिया लॉ में मदाखिलत है? नहीं, शरिया लॉ तो चलेगा ही नहीं यहाँ पर भैया। शरिया तो जवाब नहीं चलता शरिया बनाता। अरे शरिया में क्या मदाखिलत है? अगर शरिया लॉ चलाना है तो मुसलमान लोग नहीं चलाते। आप बताइए ना, शरिया लॉ कैसे आगे बढ़ेगा? या तो भारतीय लॉ चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। आर्टिकल 44 कहता है कि सरकारें सबके लिए समान कानून बनाएंगी। वो कोई इसी के हुआ कानून से ये कानून या कोई बढ़िया कानून नहीं चाहिए। मेरे को जो ये सरिया बढ़िया की बात नहीं है, मदाखिलत करेंगे, एक कानून की है, उत्तम कानून की है, भारतीय कानून की है। नहीं है, अब देश उस तरफ बढ़ता है। एक निशान, एक विधान, मजहब के बारे में, मेरे शरीय के बारे में अगर कानून उसके खिलाफ लाने की कोशिश करेंगे, बेटियों, देश की बेटियों को क्षमता का अधिकार नहीं दे सकते हम। मदाखिलत देश के बेटों को, देश के बच्चों को प्रॉपर्टी राइट से वंचित करने वाले लोगों को डिटेक्ट करेंगे। हमारी कुरान है, हमारे कानून है, सरकार की पूरी मानसिकता है कि हम बेटियों के दोहन नहीं करने देंगे। उनको जिस तरह से तलाक के नाम पर तलाक बोल दिया और उनको मक्खी की तरफ फेंक दिया, ये नहीं चलने वाला। इसलिए बिलगलाट आपको समझ में आ रही है। अरे इंतजार करो, जब आप कह रहे हैं इंतजार करना है तो करिए आप, के बारे में सोचो, लेकिन अखलाक के बारे में सोचो, देश के अंदर अलगाववाद नहीं चलेगा। के बारे में सोचो। तुम क्या सोचते हैं यार, मुसलमानों के बारे में तुम क्या सोच सकते हैं? हम मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, हम देश के बारे में सोचते हैं मियां। ठीक है विनोद बंसल जी, और देश के बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा देश में रहना है तो। अगर बता दो बंसल जी मेरे को ये जो कानून आ रहा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मैं भी सपोर्ट करूंगा आपको। अगर ये कानून आ रहा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। बंसल जी मत करिए, मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा तो वो क्या हो गया आपको? वो सपोर्ट करेंगे। दानिश कुरैशी को मैं इन कराना चाहता हूं, मुसलमानों के खिलाफ आ गए तो बिल्कुल सपोर्ट करूंगा सर, यूसीसी को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अरे नहीं, अगर मुसलमानों के नहीं किसी के भी अगर खिलाफ है तो सपोर्ट होने वाला नहीं है। बिल्कुल बात याद रखिए, किसी के भी अगर खिलाफ है तो सपोर्ट खाली मानवीय लोगों के खिलाफ है। कानून बनेगा, कोई भी कानून बनेगा तो किसी ना किसी को तकलीफ होगी। आपको क्या जरूरत है क्रिश्चियनों में घुसने की? कोई कानून बनेगा तो किसी ना किसी को तकलीफ होगी। दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी को मैं इन कराना चाहता हूँ। दानिश कुरैशी काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जी कुरैशी साहब बोलिए। जी देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो बात हो गई यूसीसी की कि यूसीसी के लिए ड्राफ्ट आने वाला है और उसके लिए मोदी जी का जो वो है बनाने की मंशा वो है। मैं गुजरात में रहता हूं और मैं गुजरात में हमारे यहाँ एक कानून है कि अगर मैं मुसलमान हूं तो अगर आपका नाम राम मोहन है तो मैं आपका घर नहीं खरीद सकता। ये कानून है यहाँ पर। अगर आप मेरा घर खरीदना चाहें तो मैं घर नहीं खरीद सकता। मुझे बताइए ये कहाँ इक्वालिटी है? यहाँ है इक्वालिटी। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि गुजरात सरकार का ये कानून, गुजरात सरकार का कानून है। बताइए कहाँ है समानता, कहाँ है समानता? सुनिए, रुक देखिए, बीच में मत बोलिए। राम मोहन जी से कहिए बीच में ना बोलिए। एक मिनट, इनके साथ फिर इस तरह बात नहीं होगी। देखिए दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं। देखिए सुनिए, दूसरे नंबर की मैं आपको एक बात बताऊं। अभी बंसल साहब कह रहे थे कि एक देश एक विधान, ये सारी चीजें बात कर रहे थे। हमारे देश में अलग अलग कानून है, ठीक है। मैं आपको अगर इसकी बात की जाए, गौ माता की बात की जाए, तो आप देखिए हमारे लिए कई स्टेट में ऐसा है कि जहां उस पर कोई
पाबंदी नहीं है, और गुजरात जैसे स्टेट है वहां 10 साल तक की सजा है। ये डिफरेंसेस नहीं है, बताइए आप। तो सवाल ये है कि आप कैसे लाएंगे इनक्वालिटी? दानिश कुरैशी बोलिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये नहीं आ पाएगी। अरे नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं पक्ष में हूं। लेकिन सुनिए, अरे सुनिए बंसल साहब, सुनिए, आप किरण रिजिजू जी से तो पूछिए, आप गोवा में आपकी सरकार है उनसे तो पूछिए, पूछ के तो बताइए एक बार। हम तो हैं तैयार, आ जाइए। आप बोलिए, मैं तो क्यों जरूरत नहीं है, यही तो बात है, क्यों पूछेंगे नहीं आप? संपूर्ण देश में गौवत्ताबंदी होना चाहिए, संपूर्ण देश में धर्मांतरबंदी होना चाहिए, संपूर्ण देश में एक कानून होना चाहिए, सिविल कानून होना चाहिए, संपूर्ण देश में एक कानून चाहिए। जब आप आईपीसी और सीआरपीसी, सुनिए, जब आईपीसी और सीआरपीसी बराबर नहीं कर पा रहे, सुनिए, जब आईपीसी और सीआरपीसी बराबर नहीं कर पा रहे तो यूसीसी की कौन से मुझसे बात कर रहे हैं बंसल साहब? नहीं तो क्या आईपीसी सीआरपीसी में क्या बराबरी होनी है, बताना जरा। आईपीसी सीआरपीसी में कौन सी बराबरी होनी है? देखिए, हमारे गुजरात के अंदर में, सुनिए, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर में गौ रक्षा के कानून पे 10 साल की सजा है, ठीक है, और दूसरे स्टेट है वहां फ्री है, वहां तो जीएसटी पे कर रहे हैं वो, तो ये अनइक्वालिटी नहीं है, ये सेम तो कानून है। बताइए आप, पूरे देश में कानून नहीं है ये। क्या बोल जाते हैं, समझ रहा है, नेशनल चैनल पे बैठे हैं, कोई टुच्चे मुच्चे चैनल नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? सुनिए, कम से कम अपना नहीं तो जी न्यूज का तो ध्यान रखो यार। गोवा की बात कर रहा हूं, चैनल ने आपको बुलाया है, जानवर की बात करने में भाग नहीं सकते आपके, ऐसी बात कर रहे हो, गौवत्ता पे जीएसटी पे कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं? मंत्री हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं, वो जो स्टेटमेंट देते हैं, ये क्या चीज है बताइए आप? ये इनइक्वालिटी नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं, मैं डीके दुबे साहब को कर रहा हूं, आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य ने जो अपने नियम तय किए हैं वो भी एक जैसे हो जाने चाहिए, सभी राज्यों के नियम भी एक जैसे हो जाने चाहिए। डीके दुबे साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि दानिश कुरैशी साहब ने इतने सारे इलस्ट्रेशन बता डाले, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इनको क्या समस्या है वो नहीं बताई कि अगर सबकी समानता आ जाएगी तो उसमें समस्या का। मैं कहता हूं 1000 इनइक्वालिटी हैं, उन 1000 इनइक्वालिटीज में अगर 10 इशू सॉल्व होने जा रहे हैं तो कम से कम 999 बचेंगी ना। 10 तो सॉल्व होंगे, फिर 10 सॉल्व होंगे अगर इनको लगता है तो। एक पर स्टेप आना शुरू हुआ है, उसका क्या समस्या है? दूसरी, ये जो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, गाय की प्रैक्टिस, ये भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिस्सा मैं, मेरे पिता की संतान होने के नाते मुझे कैसे अधिकार मिलेंगे, मेरी बहन को कैसे अधिकार मिलेंगे, मेरी पत्नी को क्या अधिकार मिलेंगे, मेरे भाई को क्या अधिकार मिलेंगे, उनकी बात आ रही है कि मैं कोर्ट कैसे जाऊंगा। इसमें ये गाय, भैंस, बकरा काटते हैं, वो यानी कि खाने के अधिकार, पहनने के अधिकार, बोलने के अधिकार, पूजा पद्धति के अधिकार, इनमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ड्राफ्ट हालांकि अभी नहीं आया, ड्राफ्ट आएगा तो फिर चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए।